नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों की गठरी और फसक का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। तातो दूध बल न थुकेंदू और न घुटेंदू। प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान वाले मामले में प्रदेश सरकार की स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई है। पहाड़ी कस्बों से लेकर देहरादून तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक उत्तराखंडी लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद से हटाने की लगातार मांग हो रही है। बीते शनिवार और रविवार देहरादून में 2 बड़े प्रदर्शन हुए, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल, भू कानून संघर्ष समिति, बेरोजगार संघ, पूर्व सैनिक संगठन और कुछ अन्य संगठनों के लोग भी शामिल थे। इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों का कहना है कि जब तक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया जाता, प्रदर्शन जारी रहेंगे। मंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे लोग शायद भूल रहे हैं कि वो जमाने लग चुके हैं जब नैतिकता के आधार पर मंत्री लोग इस्तीफा दिया करते थे। अब तो सरकारी तंत्र का हाजमा इतना कमाल का हो चुका है कि नैतिकता तो छोड़िए, सीधा सीधा घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी इस्तीफे नहीं होते। सरकार सब कुछ पचा जाती है। इसी सरकार में जब एक मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला आया तो सरकार ने इस्तीफा मांगना तो दूर, मुकदमा चलाने की अनुमति तक नहीं दी। फिर प्रेमचंद अग्रवाल ने तो सिर्फ एक टिप्पणी की है, जो उस टिप्पणी से भी कहीं कम अश्लील है, जो भाजपा नेता कुंवर प्रणव चैंपियन ने उत्तराखंड पर की थी। और फिर भी भाजपा ने उन्हें ससम्मान पार्टी में वापस लेते हुए उनकी पत्नी को टिकट भी दे दिया था। मौजूदा सरकार शायद यही सोच रही है कि जब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने कुंवर प्रणव की गाली पचा ली तो प्रेमचंद अग्रवाल की गाली भी पचा ही लेगी। इसीलिए शुरुआत में तो भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूरी निर्लज्जता से उन्हें डिफेंड तक किया, लेकिन अब जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, सरकार बौग मारने वाले मूड में आ रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे में अक्सर वक्त के साथ मुद्दे ठंडे पड़ ही जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आय से अधिक संपत्ति वाला मामला ठंडा पड़ गया, मंत्रिमंडल यथावत बना रहा और जनता को बुथियाने के लिए नए जुमले बाजार में उछाल दिए गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ। इस हफ्ते एक दिल दुखाने वाली खबर बद्रीनाथ से आई, जहां माणा के पास हुए हिमस्खलन की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस हिमस्खलन के चलते बीआरओ के 55 श्रमिक बर्फ में दब गए थे, जिनमें से 46 को आईटीबीपी और सेना के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। इस तरह के हिमस्खलन पहले भी पहाड़ में कई जिंदगियां लील चुके हैं। इसलिए भूवैज्ञानिक एसपी सती ने इस घटना का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, उसे सभी को समझना जरूरी है। वो लिखते हैं, असल में अलकनंदा की ये घाटी एवलांच के लिए जानी जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक ऊपर मानव आंख की भौं यानी ह्यूमन आईब्रो शेप की एक चट्टान है, जिसके कारण एवलांच आने पर वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और मंदिर बचा रहता है। सैकड़ों साल से मंदिर के अक्षुण्ण रहने का कारण उसका इस बुद्धिमत्ता से किया गया साइट सिलेक्शन है। एवलांच की संभावना को देखते हुए ही मंदिर के ऊपर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। असल में ग्लेशियरों की बहुतायत के काल में आज से सैकड़ों साल पहले इस क्षेत्र की पहाड़ी चोटियों में कुछ गर्त बने थे, जिन पर छोटे मोटे ग्लेशियर बन जाते थे। इन ग्लेशियरों को माउंटेन ग्लेशियर या फिर बड़े गड्ढों में बने अपेक्षाकृत बड़े ग्लेशियरों को सर्ग ग्लेशियर कहते हैं। जब ग्लेशियरों के पिघलने का क्रम शुरू हुआ तो सबसे पहले छोटे छोटे माउंटेन ग्लेशियर ही खत्म हुए और फिर सर्ग ग्लेशियरों का नंबर आया। अब इन ग्लेशियरों की जगह मिट्टी और पत्थर से कुछ कुछ भरे गड्ढे रह गए, जिन्हें रिलिक्ट सर्ग, रिलिक्ट माउंटेन ग्लेशियर या हैंगिंग ग्लेशियर साइट्स कहा जा सकता है। ताज़ा हिमपात की घटनाओं में इन गड्ढों में अधिक बर्फ भर जाती है। क्योंकि ताज़ा बर्फ की धरती से पकड़ कम होती है, लिहाजा ये ताज़ा बर्फ का मास अपने भार से टूटकर तेजी से नीचे की तरफ जाता है। इसी को एवलांच कहते हैं। मार्च 2021 में धौली की सहायक नदी वाली गिरथी घाटी में भी इस तरह की प्रक्रिया में काफ़ी मजदूर हताहत हुए थे। इस घटना पर हमने एक छोटा सा पत्र प्रकाशित कर इस घाटी के वे संवेदनशील इलाके चिन्हित किए थे, जहां ये एवलांच आने की संभावना है। माणा के मजदूरों का कैंप इसी तरह के संभावित क्षेत्र में स्थित था। अब सवाल ये है कि एवलांच अधिकांशतः फरवरी के आखिरी हफ्ते और मार्च अप्रैल में क्यों आते हैं। तो इसका कारण ये है कि दिसंबर जनवरी में पृथ्वी का तापमान काफ़ी कम होता है, इसलिए उस दौरान पड़ने वाली बर्फ में पानी की मात्रा कम और घनत्व अधिक होता है। पाला पड़ते रहने से बर्फ की पकड़ भी मजबूत होती है, वो धरातल से आसानी से नीचे की तरफ खिसक नहीं पाती। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक छोटी प्लेट में बर्फ जमाइए। जब आप ठंडी बर्फ वाली प्लेट बाहर निकालेंगे तो बर्फ प्लेट पर चिपकी रहेगी और खिसकेगी नहीं, लेकिन कुछ देर में जब बर्फ पिघलने लगेगी तो सबसे पहले वो प्लेट की सतह से ही अपनी पकड़ छोड़ेगी। जलवायु में आए उल्लेखनीय बदलाव का एक पहलू ये भी है कि अब प्रायः यह देखा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता
दिसंबर जनवरी की अपेक्षा फरवरी के आखिरी हफ्ते, मार्च, अप्रैल और यहां तक कि गर्मियों में शिफ्ट हो चुकी है। मार्च अप्रैल की बर्फ ग्लेशियरों के साइज में कोई फर्क नहीं डालती, क्योंकि ये बर्फ जल्दी पिघल जाती है। इसके अतिरिक्त अधिक एवलांच की संभावना बनाती है। गर्मियों में आए पश्चिमी विक्षोभ हिमालय में मानसून की ह्यूमिडिटी से मिलकर भयंकर तबाही मचाते हैं। 2013 की त्रासदी इसका एक उदाहरण है। इस विश्लेषण के साथ ही डॉक्टर सती ने यह भी सवाल किया है कि इस संभावना के आलोक में क्या बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। ये सवाल इसलिए भी वाजिब है कि पिछली तमाम आपदाओं का इतिहास हमें यही बताता है कि हमने इतिहास से कभी नहीं सीखा। बड़ी से बड़ी आपदाओं के बाद भी जो पुनर्निर्माण हुए, उनमें वही गलतियां दोहराई जाती रही, जिनके चलते बड़े पैमाने पर नुकसान हुए थे। जिन संवेदनशील पहाड़ों में हमारे पुरखे सीटी बजाने और जोर से बात करने को भी वर्जित मानते थे, वहां धड़ल्ले से हेलीकॉप्टर गड़गड़ाने की एक परंपरा चल निकली है। केदारनाथ में थार पहुंच चुकी है और जागेश्वर से लेकर प्रदेश के कोने कोने तक तमाम हरे भरे जंगलों को निपटाने की गिद्ध दृष्टि बनी ही रहती है। गनीमत है कि विरोध के कुछ स्वर समय समय पर आज भी मजबूती से उठते हैं, जिनके चलते सरकार कुछ ठिठक तो जाती है, वरना तो जनता का कॉलर पकड़कर जबरदस्ती उनका विकास कर देना सरकार की प्राथमिकता में रहता ही है। विरोध के ऐसे ही कुछ स्वर बीते रविवार को देहरादून में भी उठे, जब सैकड़ों लोगों ने शहर में दिलाराम चौक से और सेंट्रियो मॉल तक पर्यावरण बचाओ वॉक आयोजित की। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि देहरादून से ऋषिकेश की दूरी को 15 मिनट कम करने के नाम पर अगर हजारों पेड़ों की बलि ही दी जानी है, तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। वैसे विकास के नाम पर देहरादून शहर की कूड़ी पुंगड़ी बांजा धोलने का काम पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से किया जा रहा है, और कमाल ये है कि इसकी कहीं चर्चा तक नहीं। देहरादून शहर कभी देश के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल था। इसकी खूबसूरती को बचाए और बनाए रखने के लिए एक विशेष कानून की भी भूमिका थी, जिसका नाम है दून वैली नोटिफिकेशन 1989। दरअसल साल 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में सुनवाई के दौरान एक आदेश पारित किया था। 30 अगस्त 1988 को पारित इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दून घाटी के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाने की बात कही थी, और इस आदेश को पारित करते हुए मुख्यतः 4 कारण बताए थे। यहां हो रही लाइमस्टोन माइनिंग पर प्रतिबंध, घाटी में बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण, इंडस्ट्रीज का कैटेगराइजेशन और रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री पर प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद साल 1989 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दून वैली नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से एक आदर्श उदाहरण माना गया। इसके पारित हो जाने के बाद से नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत रेड कैटेगरी के उद्योग लगने पर प्रतिबंध लगा, माइनिंग प्रतिबंधित की गई, स्लॉटर हाउस प्रतिबंधित हुए और कई तरह के व्यावसायिक कार्यों के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की प्रक्रिया को कठिन बनाया गया। ध्यान दीजिए, ये सब 90 के दशक से भी पहले हुआ, जब आज की तुलना में दून घाटी कहीं ज्यादा स्वच्छ और हरी भरी थी। अब आइए साल 2019 में। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनकैप यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके पहले चरण में देश के कुल 131 शहरों को लिया गया। इसमें उत्तराखंड के 3 शहर शामिल थे, जिन्हें यहाँ सबसे पॉल्यूटेड पाया गया। ये थे देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर। बल्कि देहरादून तो देश के 10 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से एक था। इन शहरों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार पिछले 5-6 साल में कुल 11,541 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। लेकिन हमारे नेताओं की मंशा क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साल 2022 में जब हमारे मुख्यमंत्री 23वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग में शामिल होने भोपाल पहुंचे, तो उन्होंने वहां जाकर बताया कि अब देहरादून में प्रदूषण का ज्यादा संकट नहीं है, लिहाजा दून वैली नोटिफिकेशन 1989 की भी मवासी घाम लगा ही देनी चाहिए। धामी जी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ठीक 1 साल पहले मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन यह प्रस्ताव रख चुके थे कि दून घाटी में स्लॉटर हाउस खोलने और स्टोन क्रशर लगाने के लिए इस नोटिफिकेशन को हटाना ही चाहिए। स्लॉटर हाउस और स्टोन क्रशर जैसे जनहित कार्यों को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि दून वैली नोटिफिकेशन को संशोधित कर दिया जाए या हटा दिया जाए। डबल इंजन की सरकार इस मामले में खूब काम आई और 2023 को केंद्रीय मंत्रालय ने यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। हालांकि इस स्वीकारोक्ति में एक शर्त थी कि 2 महीने के अंदर कोई भी अपनी आपत्ति इस पर जता सकता था। प्रदेश में यूं तो कांग्रेस भी हमेशा मित्र विपक्ष का कर्तव्य बखूबी निभाती है और स्टोन क्रशर जैसे मामलों में कभी मुखरता से नहीं बोलती, लेकिन इस मामले में कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने पहल की और पीएमओ को पत्र लिखते हुए दून वैली नोटिफिकेशन को बचाए रखने की मांग की।
इस पत्र का संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने संबंधित मंत्रालयों को निर्देशित भी किया। यहां से पत्राचार का एक सिलसिला चल निकला, लेकिन दूसरी ओर दून घाटी में स्टोन क्रशर ऐसे उगने लगे जैसे बरसात में च्यों उगती है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा स्टोन क्रशर इस दौरान दून घाटी में खोल दिए गए। अभिनव थापर ने जब इस बारे में सूचना मांगी तो उन्हें कमाल का जवाब दिया गया। उन्हें बताया गया कि दून घाटी के कोऑर्डिनेट्स ही उपलब्ध नहीं है। अब जब कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है तो कौन तय करेगा कि क्रशर जहां लगा है वो क्षेत्र दून घाटी के अंदर है या उससे बाहर। बल्कि दून घाटी नोटिफिकेशन असल में लागू कहां होता है, यही साबित करने के लिए आप मुंड कपाल एक कर दो। है ना एकदम चकड़ैतों वाला उपाय कि पूरी दून घाटी ही लुका दी गई। लेकिन इससे भी बड़ा कमाल पिछले महीने यानी फरवरी 2025 में हुआ, जब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इंडस्ट्रीज के कैटेगराइजेशन का टंटा ही निपटा दिया। पहले जिन इंडस्ट्रीज को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में रखा जाता था, उन्हें पूरा साम्यवाद दे दिया गया, तो अब सब बराबर। इस तरह के बदलाव जब पहले किए जाते थे तो उनमें से दून घाटी जैसे विशेष और नोटिफाइड इलाकों को अपवाद स्वरूप बाहर रखा जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि 1989 का दून वैली नोटिफिकेशन अब पोपला शेर बन गया, यानी बिना दांतों का शेर। अब यहाँ स्लॉटर हाउस लगाकर आराम से जानवर कचाए जा सकते हैं और स्टोन क्रशर लगाकर नदियां खींची जा सकती हैं, बल्कि खींची जा रही हैं। और भी कई तरह के उद्योग जिन्हें प्रदूषण के चलते दून घाटी में लगाने की अनुमति नहीं थी, उनके रास्ते भी अब खोल दिए गए हैं। लेकिन स्लॉटर हाउस और स्टोन क्रशर का जिक्र बार बार इसलिए क्योंकि हमारी सनातनी सरकार ने विशेष तौर से इन्हीं दोनों उद्योगों का हवाला देते हुए दून वैली नोटिफिकेशन का गिच्चा बुझाने की पैरवी की है। अब इस डबल इंजन के विरोधाभास को आप अच्छे से समझिए। एक तरफ तो देहरादून देश के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में शामिल होने के चलते प्रधानमंत्री के एनकैप प्रोग्राम में शामिल है, जहां 11,500 करोड़ रुपए घाम लगाए जा चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारी राज्य सरकार ने घोड़े खोले हुए हैं कि यहाँ वो तमाम उद्योग लगा दिए जाएं जो आज से 30 साल पहले भी यहाँ की इकोलॉजी और एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रतिबंधित कर दिए गए थे। अब प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री भेलुन चुगला रहे हैं, या ये सब उनके संज्ञान में है, कुछ जान तब। ऐसा ही विरोधाभास इस खबर में भी देखिए। एक ये खबर है जो बता रही है कि इस बार पिरुल की कीमतों में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है और इस साल वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार भौंकुच फरकाने जा रही है। दूसरी तरफ ये खबर है कि भौंकुच इसलिए नहीं फरक पाता क्योंकि पिरुल से बिजली उत्पादन करने वाले 6 में से 5 प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं। बल्कि ये पूरी खबर ही दिलचस्प है, जो बताती है कि घोषणाओं और हकीकत में असल में कितना फर्क होता है। पिरुल से बिजली उत्पादन करने वाले कुल 21 प्रोजेक्ट आवंटित हुए थे। इनमें से 6 ही प्रोजेक्ट लग सके और उनमें से भी 5 बंद हो गए। अब बचा सिर्फ एक प्रोजेक्ट और उसमें भी कभी उत्पादन होता है तो कभी नहीं। बिजोग पड़ने वाला ऐसा ही विरोधाभास इन 2 खबरों में भी देखिए, जिनमें से एक तो कहती है कि उत्तराखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में देश में सबसे बेहतर रहा है, और दूसरी तरफ ये खबर है कि प्रदेश में अति कुपोषित बच्चों की संख्या पिछले 4 साल में 2.5 गुना बढ़ चुकी है। थोड़ा बिजोग पड़ना अगर बाकी है तो इन 2 खबरों का विरोधाभास भी देख लीजिए, जहां एक तरफ सरकार देहरादून से ऋषिकेश की सड़क को और चौड़ा करने के लिए हजारों पेड़ निपटाने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ कपकोट विधानसभा के दूरस्थ गांव काफली कमेड़ा में ग्रामीण पिछले 14 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं कि उन्हें सड़क, संचार और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तो ठीक से दे दी जाएं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और उसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमन या पहलाद, नमस्कार।